पहले जी खुरम दस्तगीर साहब कह रहे थे कि ही इज नॉट श्योर कि फिजिकली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोयटा के जलसे में मौजूद होंगे, लेकिन उनका ख्याल ये है कि किसी ना किसी कोई ना कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। कादिर पटेल साहब मेरे साथ मौजूद है, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और काफी अरसा मैंने उनके साथ उनकी सोहबत में गुजारा, बड़ी चीजें सीखी उनसे और जो होते हैं टैक्टिक्स जो होते हैं पॉलिटिक्स के, वो भी मैंने समझने की या सीखने की कोशिश जरूर की कराची में रहते हुए। कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? थैंक यू राना साहब, थैंक यू फॉर गुड वर्ड्स। नहीं, ऑलवेज वेलकम जी। आप एक बड़े अच्छे नफीस इंसान है, इसलिए मैं जितने भी यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल करूं आपकी बड़ाई बोल के लिए वो मेरे ख्याल में कम होंगे। मैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। काजी साहब, एक बात बताएं मुझे, ये यहाँ पे एक बड़ा सॉलिड, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से पीछे हट चुकी है, असूली तौर पे हट चुकी है, लेकिन फेस सेविंग के लिए वो कोशिश कर रही है कि स्लोली ग्रेजुअली पीडीएम से पीछे हटे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है। अगर दूसरी जमातें देखी जाए तो उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए लूज करने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास सूबे में हुकूमत है, आपके पास सेनेट में मेजॉरिटी है इस वक्त, सो आपके पास यू गॉट अ लॉट टू लूज अगर व्हेन इट कम्स टू द अल्टीमेट स्टेप यानी कि रेजिग्नेशंस की तरफ अगर जाती है पीडीएम, तो यू पीपल हैव गॉट लॉट टू लूज, वेयर एज द अदर पार्टीज हैव गॉट नथिंग टू लूज। राणा साहब, सबसे पहले तो देखिए, आपको याद होगा कि ये पीडीएम बनी कैसे। अगर आपका ख्याल है या आप समझते हैं कि ये ख्याल जोर पकड़ता जा रहा है कि हम पीडीएम से पीछे हट रहे हैं, तो मैं कुछ अरसा पहले आपको ले जाऊंगा एपीसी पर, जो कि हमारी मेजबानी में हुई। यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब है जिन्होंने सारी जमातों को एक जगह इकट्ठा किया, बावजूद इसके कि हर कोने से ये आवाज आ रही थी कि जी ये इकट्ठे नहीं होंगे, ये कोई मूवमेंट नहीं बनेगी। और बिलावल साहब की जो है वो सियासी बसीरत ने ही ये काम किया है। ये पीडीएम अगर देखा जाए तो बाकी सब जमातों का भी इसमें बराबर का किरदार है, लेकिन मेजबानी का की रोल जो है वो पीपुल्स पार्टी और बिलावल साहब ने ही प्ले किया और उन्होंने ये पीडीएम बनवाई है, नंबर 1। नंबर 2, कोई वजह नहीं है हमारे पास इससे पीछे हटने की, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये उसूली तौर पे समझती है कि टाइम इज रनिंग आउट, वक्त हाथ से निकल रहा है। अब अगर अभी ये हुकूमत नहीं गई या इसके खिलाफ कोई स्ट्रांग तहरीक नहीं चली तो अल्लाह ना करे आगे इसके नताज बड़े खतरनाक हो सकते हैं। और जहां तक बात रही आपने इस्तीफों की, यस, इधर मैं आपसे यहां रोकूंगा थोड़ी देर के लिए। बात यह है कि जब बीबी शहीद को 17 सीटें मिली थी, आपको याद होगा 97 में 17 सीटों के साथ उनको नेशनल असेंबली भेजा गया, तो उसके बावजूद भी उनको सबने कहा जी रिजाइन कर दें। उन्होंने कहा नहीं, ये देखिए ये हमारे कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं, हम कभी भी हम एहतजाज भी करते हैं, असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी, लेकिन हम कभी सिस्टम से अगेंस्ट नहीं जाते, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाते। तो रिजाइन पर हो सकता है मेरे कायदीन फैसला करें, लेकिन जो मैं अभी तक समझ सकता हूं या अभी तक जो मैंने देखा है, जो अभी तक की मेरी इल्म है मेरा अपनी पार्टी के हवाले से, तो रेजिग्नेशन के मसलों पे हो सकता है पीपल्स पार्टी का मौकफ अलग हो, वरना इस पीडीएम का बनना और इस हुकूमत का जाना ये यकीनी है और पीपल्स पार्टी का इसमें की रोल है। बड़ी अच्छी बात की आपने, फेयर इनफ कि आप व्हेन इट कम्स टू लाइक रेजिग्नेशंस, तो पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशंस की तरफ शायद ना जाए। दिस इज व्हाट योर इनपुट इज। सो ठीक है, आप समझ भी आती है, ये मेरा जाती तज्जिया है। बिल्कुल ठीक है कादिर साहब, आपके लॉजिकल बात है कि आपके पास सूबे में हुकूमत है यार, आपके पास सेनेट में आपके पास सीटें हैं, और बाकी जो जमातें आपके साथ है उनकी तो हुकूमत भी किसी सूबे में नहीं है, उनकी तो कोई मेजॉरिटी भी नहीं है किसी जगह पे, आपकी अपर हाउस में मेजॉरिटी भी है, तो आप रेजिग्नेशंस क्यों देंगे? बट ठीक है, बट आपका मौकफ राणा साहब यहाँ मैं नहीं, राणा साहब इसमें थोड़ा एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा। हाँ, इसमें एक बात और भी ऐड करूंगा, मैं नहीं कहूंगा
ये बात तो हो गई, लेकिन जो आपने इसकी तशरीह पेश की ना कि हम रिजाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास हुकूमत है, सीटें हैं, नो, हम अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक रूल्स नहीं जाएंगे, ये वजह है कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। हुकूमत तो आनी जानी चीज है, हमने 10 बार गंवाई और 10 बार जद्दोजहद करके हासिल की है। हुकूमतें बनती रहती हैं, सीटें मिलती रहती हैं, सीटें हारी जाती हैं, सीटें जीती जाती हैं। ये वजह नहीं होगी हमारे रिजाइन ना करने की। हमारी वजह रिजाइन ना करने की होगी कि हम सिस्टम, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे खून से खड़ा है इस पाकिस्तान में, खून से हमने इसकी आबयारी की है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया आपने वजाहत कर दी। अच्छा, एक और चीज बताएं काजी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन इज लाइक के यहाँ पे जो हालात हैं, हालात ऐसे हैं कि जो आपके नजदीक आपका टेक डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की जाती है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हद तक अगर हम देखें, तो उससे आगे भी मैं चलता हूं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अगर हद तक देखें हम, तो यहाँ पे हमें नजर ये आता है कि यहाँ पे लोग पैसे पंप इन कर रहे हैं। सो इकोनॉमी का पहिया कहीं ना कहीं चलना शुरू हो गया है, सो कहीं ना कहीं रोल होना शुरू हो गया है। और सेनेट के इलेक्शन जो है, जो विच आर राउंड द कॉर्नर, और वहां पे अगर मेजॉरिटी आ जाती है पीटीआई की, तो वो शायद ऑपोजिशन के पास कोई और चीज ना हो इन द डेज टू कम कि वो किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट पे हाथ डाल सके। सो सारा जोर जो है इस वक्त ये डाला जा रहा है कि जनाब इलेक्शन से पहले, यानी कि सेनेट के इलेक्शन से पहले, या इकोनॉमी का पहिया मुकम्मल तौर पर घूमना शुरू हो जाए, उससे पहले पहले जोर लगाया जाए। क्या ये दुरुस्त है कॉन्सेप्ट, ये परसेप्शन सही है, या आपकी कोई मुख्तलिफ राय है इस पर? राणा साहब, बिल्कुल मुख्तलिफ राय है मेरी। देखें, जितना इकोनॉमी का पहिया इन्होंने बिठाया है, आपने सिर्फ एक शोबे की बात की है, वो भी मुझे पता है, मेरे जाती इल्म में है कि 1% भी अभी तक उसी में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, ना कोई करने जा रहा है, जो इनकी पॉलिसियां जो रही हैं। तो अगर जो इकोनॉमी का इन्होंने पट्टा बिठाया इन 2-2.5 सालों में, मैं कहता हूं अगले 5 साल आप इनको फ्री हैंड दे दें, ये जो चाहे कुछ करें, तब भी ये उसके बराबर नहीं ला सकते। 2018 के इलेक्शन में जब इनको हुकूमत मिली थी, तब भी ये उसके बराबर भी नहीं ला सकते, उससे आगे तो छोड़े, उसके बराबर भी ये नहीं पहुंच सकते। तो अगर आप ये समझते हैं कि इन 2-2.5 सालों में पीटीआई की हुकूमत जो इकोनॉमी रिवाइव करने में कामयाब हो जाएगी, तो ये एक बिल्कुल खाम ख्याली है, ये एक दीवाने का ख्वाब है, ये बद से बदतर होता जा रहा है। इनकी बातें सिर्फ फिगर्स में होती है, वो भी फिर इन्हीं की बातें इन्हीं को गलत मिलती हैं। हमने लोगों में रहकर गली कूचे की सियासत की है। आप फिगर कोई भी दे दें, लेकिन जब गली कूचे मोहल्ले में इंसान भूख से मर रहा हो, बेजार हो, बेकार हो काम से, तो ये आपके फिगर्स वो नहीं मानता। आप उसको 100 बताएं, जी हमारे रिजर्व में इतने अरब रुपए का इजाफा होगा, वो बोलेगा बाढ़ में जाओ, रोटी 30 रुपए की हो गई है, तुमको तुम्हारे रिजर्व बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूं। हम तो इस किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। मैं कभी इन फिगर्स पे नहीं जाता, मैं आम आवाम के हालात और ख्यालात पर जाता हूं। नंबर 1 बात। नंबर 2, देखें, आप कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन है तो उससे पहले इमरान को उतारना है वरना वो मजबूत। देखिए, बात ये नहीं है। मैं कहता हूं सेनेट की अक्सरियत अभी भी इमरान को आप दे दें, ये सारे मेंबर भी उसको दे दें, लेकिन मॉरल अथॉरिटी इमरान के पास क्या रह गई है पीटीआई के पास हुकूमत करने की। लोग आज गली कूचे में गालियां बक रहे हैं, रोटी 30 रुपए की हो गई है, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। आप ले लें अक्सरियत ऐवान में, आप जी सेनेट भी ले लें, कौमी असेंबली भी ले लें, लेकिन आप गली में नहीं निकल सकते। आपको जो है लोग नारे लगाएंगे, आपके पीछे पत्थर मारेंगे। तो जब मॉरल अथॉरिटी आपके पास ना हो तो ऐवानों में अक्सरियत से कभी कोई फायदा नहीं होता। ऐवान की सीटों के में चिमटे रहने से कोई फायदा नहीं होता। इस तरह ज़िया-उल-हक भी चिमटा रहा, इस तरह मुशर्रफ भी चिमटा रहा, लेकिन मॉरल अथॉरिटी वो खो चुका था, जो कि ये हुकूमत भी मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। अगर मॉरल अथॉरिटी खोने के बाद सीट पर बैठना और कहना कि मेरे अजीज उम्मतनों, और इससे आप समझते हो कि आप बड़े हुक्मरान हो, तो नहीं जनाब, आपको गली गली कूचे कूचे में गालियां पड़ रही हैं। ये सीटों वीटों का आपकी तरफ ज्यादा हो जाना, कम हो जाना कोई हैसियत और अहमियत नहीं रखता। लोगों के दिलों में से आपकी इज्जत खत्म हो चुकी है, लोग आपके सख्त खिलाफ हैं। आप बाहर निकल के देखें। क्या ये ऐसा नहीं है कि देखिए सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है इस वक्त शैबल्स में है, और इस वक्त सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है उसमें गड़बड़ है। यूरोप देख ले, वेस्ट देख ले, किसी भी जगह पे चले जाए, कोविड की वजह से गड़बड़ है। और अगर पाकिस्तान में भी गड़बड़ है इकोनॉमी की वजह से, तो उसमें कोई, हम भी तो इस दुनिया का हिस्सा ही है ना, तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता कि पड़ता है।
राणा साहब, यहां मैं आपको रोकूंगा। हमने जब कोविड आया था तब भी आप हमारी असेंबली की स्पीचेस उठा के देख लें, हमने कहा देखें अब कोविड आ रहा है, अब से आगे तक का हम मुआवजा नहीं करेंगे इकोनॉमी का। आप कोविड आने से पहले उठाकर देख लें तो पाकिस्तान तो उस वक्त इकोनॉमी के कुएं में धकेला जा चुका था। जब इन्होंने वो जो पाकिस्तान के 70 साल के रिकॉर्ड कर्जे लिए, उस वक्त तो कोविड नहीं था। जब इन्होंने हमारे जो एक आदमी जो है वो एक 2 लाख का मकरूज कर दिया था फी को, उस वक्त तो कोविड नहीं था। जब इन्होंने आटे, दाल, चावल की कीमतें, दवाओं की कीमतें 500%, आज 700% बढ़ी हुई है, 500% बढ़ाई थी, तो उस वक्त तो कोविड नहीं था। तो हमने बांगे दगाल फ्लोर पे कहा था कि जी अब कोविड आ गया है, इसके पीछे मत छुपिएगा, आप कोविड से पहले ही देख लें। आपने पहिया बिठा दिया है, कश्ती डुबो दी है, अब कोविड के पीछे मत छुपिएगा कि कोविड की वजह से ही हुआ है। हम कोविड से पहले की फिगर्स पे बात कर रहे हैं, उस वक्त ही ये जमीन बोस हो चुके थे। ओके, चलिए ठीक है, आपकी राय है। आपने इसको पहले, आपके बकौल आपके, आप इसको पहले इंडिकेट कर चुके हैं, इसको पॉइंट आउट कर चुके हैं। कादिर पटेल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पे जरा वाइंड अप करूंगा, उसको सम अप